वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और प्रीमियर लीग में काफ़ी मज़े मज़े की गेम्स हुई थी। अब प्रीमियर लीग को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे बार्सिलोना की। बार्सिलोना का विलारियल के अगेंस्ट मैच है, उसका प्रीव्यू भी करेंगे। और जो ट्रांसफर न्यूज़ आ रही है बार्सिलोना से रिलेटेड और बार्सिलोना से जो प्लेयर्स लिंक हो रहे थे रिसेंट टाइम्स में, उनके बारे में क्या अपडेट्स है वो भी मैं आपको सारी इसी एपिसोड में दूंगा। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रीमियर लीग से। और सबसे पहली गेम जो बहुत मजे की हुई थी वो थी नॉटिंघम फॉरेस्ट और मैनचेस्टर यूनाइटेड की। मैनचेस्टर यूनाइटेड एक दफा तो भाई टेन हैग को लगा होगा कि भाई अगर ये गेम हम हार गए तो मैं तो ट्रांसफर विंडो खत्म होने से पहले ही सैक हो जाऊंगा, क्योंकि पहले ही 4 मिनट में 2 गोल कंसीड कर चुकी थी मैनचेस्टर यूनाइटेड नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट। और उस टाइम पर तो वाकई में ऐसा लग रहा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है ये गेम हार जाएगी, लेकिन अच्छा कमबैक किया उन्होंने। जो प्रॉब्लम मैनचेस्टर यूनाइटेड के इस वक्त मुझे नजर आ रहा है वो टेन हैग जो है वो अपना कोई प्लान लेकर नहीं आए। जिस तरह वो आईएक्स में खिलाते थे अपनी टीम को, एक उनका प्लान था, एक बहुत ही खूबसूरत फुटबॉल खिलाते थे और पोजेशन बेस्ड फुटबॉल थी। यही समझ में आ रहा था कि जब वो यूनाइटेड आएंगे तो वो पूरा ट्रांसफॉर्म करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड को, लेकिन यहाँ पर वो आकर उन्होंने ब्रेक के ऊपर ही खेलना प्रेफर किया और ज्यादातर वो काउंटर अटैकिंग फुटबॉल ही खिला रहे हैं। और काफी स्टबॉर्न लग रहे हैं। एक दफा जो लाइनअप स्टार्ट कर देते हैं या जो सिस्टम स्टार्ट जिस जो मैच के स्टार्ट में जो सिस्टम वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, थ्रू आउट द गेम वो उसी के साथ ही चलते हैं और गेम में कोई चेंज नहीं लेकर आते। ड्यूरिंग द गेम कोई सिस्टम में चेंजेस नहीं लेके आते, कोई ज्यादा चेंजेस करते नहीं है अपनी अप्रोच में, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो थोड़ा स्ट्रगल कर रही है। और अगर यूनाइटेड को टॉप 4 फिनिश करना है, इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन अगर उन्हें टॉप 4 फिनिश करना है तो मुझे लगता है टेन हैग को जो है ना अपनी अप्रोच के बारे में जरूर सोचना पड़ेगा। दूसरी गेम जो थी वो आर्सेनल और फुलहैम की थी। आर्सेनल ने फिर से 2 पॉइंट लूज कर दिए। जहां पर उनको मौका मिलता है टॉप करने का, वहां पर ये लोग बेचारे जो है ना वो बॉटल कर जाते हैं। काफी अच्छी गेम हुई थी ये भी। और आर्सेनल 10 मैन फुलहैम के अगेंस्ट जो है वो 2-2 मैच उन्होंने किया है। 2-1 पहले 1-0 हार रही थी, फिर उसके बाद उन्होंने 2-1 से 2-3 मिनट के अंदर 2 गोल स्कोर करके उसके बाद फिर 87 मिनट में फुलहैम ने मैच को बराबर कर दिया। और ये बहुत ही क्रूशल पॉइंट्स हैं जो लूज किए हैं आर्सेनल ने। आप जानते हैं कि मैनचेस्टर सिटी जो है वो इतनी आसानी से गेम नहीं देती और मैनचेस्टर सिटी जो है वो उनका एक गेम इन हैंड बाकी है। 6 पॉइंट उनके हैं इस टाइम पर। और अगर वो अपनी गेम जीत जाते हैं तो वो 9 पॉइंट के साथ टॉप कर जाएंगे। और आर्सेनल इस टाइम पर थर्ड पोजीशन के ऊपर आ गया 7 पॉइंट के साथ। और इस तरह अगर आर्सेनल अपने पॉइंट लूज करेगा तो उनके लिए प्रॉब्लम होगी। और क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैनचेस्टर सिटी को अगर कोई टक्कर देने वाली टीम इस टाइम पर है टाइटल रेस में, तो वो आर्सेनल ही हो सकती है। तीसरी गेम हम बात करते हैं भाई हॉटस्पर और टॉटनहम हॉटस्पर। भाई हॉटस्पर बहुत अच्छा खेल रही है इस टाइम पर। स्पर्स की अगर हम बात करें तो एक तो जो उन्होंने कोच चेंज किया है, सबसे मजे की जो बात है ना, वो उनका जो कोच है उसके पास प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस नहीं है। यही बात जैसे मैंने अभी पहले आपको कही कि टेन हैग जो है वो काफी ज्यादा मुझे स्टबॉर्न लगते हैं। और दूसरी तरफ आप स्पर्स के कोच को देखेंगे, उनके पास प्रीमियर लीग एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन उन्होंने अभी एक अपना सुपरस्टार प्लेयर भी खो दिया है हैरी केन। उनके जाने के बाद से स्पर्स अभी भी बहुत अच्छा खेल रही है, बहुत अटैकिंग फुटबॉल खेल रही है, चांसेस क्रिएट कर रही है। 2-0 से उन्होंने मैच भी जीत लिया और 7 पॉइंट के साथ वो टेबल के ऊपर सेकंड पोजीशन के ऊपर है इस टाइम पर। और लग नहीं रहा था कि स्पर्स जो है वो मतलब इतना अच्छा परफॉर्म करेगी। अभी सिर्फ 3 ही मैच हुए, लेकिन 3 मैच के बाद का जो एनालिसिस है वो यही बनता है कि भाई स्पर्स एक अच्छी फुटबॉल खेल रही है और इस चीज को हमें मानना चाहिए। और उन्होंने पहला गेम चेल्सी के अगेंस्ट बराबर खेला था, ये अब हमें याद रखना चाहिए कि उनका पहला गेम ही बड़ा गेम था। तो स्पर्स जो है वो मेरे ख्याल से काफी अच्छा कर रही है। और हैरी केन उनके पास नहीं है, कोई इतनी बड़ी बड़ी साइनिंग्स भी उन्होंने नहीं की हैं और रिजल्ट वो अभी तक निकाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा जो है वो अभी तक उनका सीजन स्टार्ट हुआ है और देखते हैं कि आगे चल के क्या कुछ होता है। अब बात कर लेते हैं भाईजान बार्सिलोना की। बार्सिलोना का बड़ा ही क्रूशल मैच है और बड़ा टफ मैच होगा। अवे फ्रॉम होम बार्सिलोना खेलेगी विलारियल के अगेंस्ट। किके सेटियन जो एक्स बार्सिलोना कोच भी हैं, आपको याद होगा 8-2 से बार्सिलोना हारी थी इनकी कोचिंग में अगेंस्ट बायर्न म्यूनिख, और उसके बाद से बार्सिलोना एक मीम मटेरियल बन के रह गई थी। तो वही कोच कर रहे हैं विलारियल को। और लेकिन किके सेटियन की अगर हम बात करें तो बहुत अच्छे कोच हैं। ठीक है, वो बार्सिलोना के साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी, वो एक अलग बात है, लेकिन ऑनेस्टली सेटियन काफी अच्छे कोच हैं।
और अटैकिंग फुटबॉल खिलाते हैं, पोजेशन के साथ खिलाते हैं और मुश्किल मैच होगा बार्सिलोना के लिए। विला रियल आम रूटीन में भी एक अच्छी टीम है और हमेशा पोजेशन के ऊपर खेलती है, थोड़ा सा टिकी टका स्टाइल भी है उनका और वो हमेशा बार्सिलोना को या और रियल मैड्रिड को भी टफ टाइम देती है होम के ऊपर। तो देखते हैं कि क्या होता है मैच में, लेकिन बार्सिलोना को भाई ये मैच जीतना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी रीज़न यही है कि मैड्रिड वहाँ पर अपने पूरे 3 मैचेस में 9 के 9 पॉइंट लेकर बैठी हुई है और उन्होंने कह दिया कि भाईजान हमारे भी इंजरी क्राइसिस चल रहे हैं, अगर आपके भी पैड्री इंजर्ड हैं या रोहो इंजर्ड हैं तो वो कोई आपके लिए बहाना नहीं होना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। ऑब्वियसली बड़ा क्लब है, आपको किसी ना किसी तरह से कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, अब प्लेयर्स को स्टेप अप करना पड़ेगा, लेवेंडोस्की को स्पेशली स्टेप अप करना पड़ेगा। और अगर हम प्रिडिक्टेड लाइनअप की बात करें तो मेरा अपना ख्याल ये है कि लास्ट मैच में जो कार्डिस के अगेंस्ट बार्सिलोना की लाइनअप खेली थी उसमें स्लाइड चेंज होगा। एक चेंज ऑब्वियसली जो पैड्री नहीं होंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि पैड्री की जगह पर जो है वो हो सकता है फरहान टोरेस जो है वो स्टार्ट करें लेफ्ट विंग के ऊपर। और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है जो कि आपके जो फ्रैंकी डी योंग हैं वो इस मैच में भी सेंटर बैक ही खेलें। हो सकता है कि उनको पैड्री की जगह पे आगे मत खिलाना ना खिलाया जाए, क्योंकि पिवट पोजीशन के ऊपर जो है ना वो उनको यूज़ करने की वजह से ऐसा ना हो कि कहीं बार्सिलोना की डिफेंस को जो है वो अफेक्ट हो। और बार्सिलोना यही स्ट्रेटेजी चाहेगी, क्योंकि विला रियल भी पोजेशन बेस्ड फुटबॉल खेलती है, बॉल पास रखना वो उनको पसंद है। तो मुझे लगता है कि बार्सिलोना सेंटर बैक की पोजीशन में फिर से फ्रैंकी डी योंग को स्टार्ट कर सकती है ताकि पीछे से ही अपने डिफेंस लाइन से बॉल को कंट्रोल किया जा सके। तो देखते हैं कि क्या लाइनअप क्या होती है। मुझे ज्यादा चेंजेस नहीं नजर आ रही। राइट साइड पे आपको लामिन यामाल ही नजर आएंगे, लेफ्ट में मुझे लगता है कि फरहान टोरेस हो सकते हैं, स्ट्राइकर आपके लेवेंडोस्की। आई होप कि उनका अच्छा दिन हो और वो हमें गोल निकाल के दें। और उसके बाद आपको मुझे लगता है कि गावी होंगे, पैड्री की जगह पर वहां पर खेलेंगे, साथ में गुंडोगन होंगे मिडफील्ड की पोजीशन के ऊपर। फिर उसके बाद लेफ्ट बैक पे आपके आ जाएंगे बल्दे, और राइट बैक पे आपके वो कुंदे होंगे, और सेंटर बैक पे आपके आ जाएंगे ऑब्वियसली क्रिस्टनसन, और आपके सीडीएम की पोजीशन पे रोमियो होंगे, और डिफेंस के जो सेंट्रल बैक की जो एक और पोजीशन अभी वैकेंट नजर आ रही है वो आपकी होगी फ्रैंकी डी योंग की। तो ये लाइनअप मैं देख रहा हूँ 3-4-3 जो बार्सिलोना हो सकता है कि लाइनअप खिलाए, सेम वही जो लास्ट मैच में खेली थी। और बार्सिलोना के लिए ये मैच निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। ये 3 पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगे, 2 पॉइंट ऑलरेडी हम लूज़ कर चुके हैं। और रियल मैड्रिड जो है पिछली गेम में ऐसा लग रहा था कि शायद पॉइंट लूज़ कर जाएगी, लेकिन बेलिंगम भाईजान वो बंदा जो है वो कुछ और ही चीज़ है और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। वो मेरे ख्याल से इस टाइम पे उसने रियल मैड्रिड को शोल्डर पे लिया हुआ है, और वो जितने भी उनके क्राइसिस हैं उनका जो सॉल्यूशन है वो बिलिंगम कह रहा है कि भाई मेरे पास सारे सॉल्यूशंस हैं आपके लिए। ठीक है, आपके इंजरी क्राइसिस आ रहे हैं, आपको जो कुछ भी आ रहा है तो आपको जो है वो मैं आपको गेम्स जिता कर दूंगा। तो देखें, अब मुझे आज की गेम भी जो बार्सिलोना की है वो नैरो विन लग रही है, और नैरो विन जो है वो बुरी विन नहीं होती भाई, क्योंकि आप पिछली दफा भी जो लीग टाइटल जीते हैं वो 11 या 12 जो मैचेस आपने इस तरह से खेले हैं जो जिसमें आपने एक एक गोल से जो है वो मैच जीते थे। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो होती है वो रिजल्ट होता है, 3 पॉइंट होते हैं, वो अगर बार्सिलोना निकालने में कामयाब हो जाती तो आई थिंक ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि एक तो ये अवे गेम है और दूसरा विला रियल है। मैं हमेशा विला रियल को काफी हाईली रेट करता हूँ, टॉप 6 टॉप 4 पोजीशन के लिए हमेशा वो जाती है, और उनके पास अच्छी जो है वो टीम है, और अच्छे उनके अबव एवरेज प्लेयर हैं, और उनका सिस्टम भी काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये है बात, और आपने भी मुझे जरूर बताना है कमेंट सेक्शन में कि आपकी प्रिडिक्शन क्या है। मैं प्रिडिक्ट करता हूँ 1-0 से बार्सिलोना की जीत। पिछले मैच में भी मैंने जो कार्डिस के अगेंस्ट 2-0 को प्रिडिक्ट किया था वो बिल्कुल सही रहा था। अब देखते हैं कि आज की गेम में क्या होता है। आपने भी मुझे प्रिडिक्शन जरूर बतानी है, और मैं काफी नैरो विन जो है वो प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, 1-0 या 2-1 हो सकता है बार्सिलोना जीते। आपने भी मुझे बताना है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्रांसफर न्यूज के बारे में। तो भाईजान, इस ट्रांसफर न्यूज में बार्सिलोना को काफी बड़े बड़े झटके लगे हैं, जिस तरह बार्सिलोना मेसी को नहीं लेके आ सकी, उसके बाद आर्दा गुलर नहीं आ सके थे, और अब भाईजान फ्रेसनेडा जो है वो ऑलरेडी बार्सिलोना छोड़कर बार्सिलोना आई मीन जो काफी ज्यादा लिंकअप किया जा रहा था उनको बार्सिलोना के साथ, अब वो भाई स्पोर्टिंग जा रहे हैं, स्पोर्टिंग लिस्बन वो जा रहे हैं, और इस चीज को कंफर्म कर दिया है फैब्रिज़ो रोमानो ने। तकरीबन वही डील थी जो बार्सिलोना को ऑफर की गई थी, लेकिन बार्सिलोना ने उस पे कुछ रिएक्ट नहीं किया। तकरीबन 9 मिलियन
में ये साइनिंग हुई है, प्लस 3 मिलियन एड्स ऑन होंगे और काफ़ी अच्छा भाई जो है वो प्रोस्पेक्ट था, काफ़ी अच्छा प्लेयर था जो बार्सिलोना ने मिस कर दिया। और जब आप डिले करते हैं और तो फिर यही सब चीज़ें होती हैं। किसी एक बड़े क्लब ने भी उसको साइन नहीं किया है और बार्सिलोना ने खो दिया एक बड़ा प्लेयर जो फ्यूचर में बड़ा प्लेयर हो सकता था। काफ़ी ज़्यादा जो है टैलेंटेड प्लेयर थे वो और बार्सिलोना आपको पता है स्ट्रगल भी करा था। अब कैंसेलो की जो डील है वो होपफुली कोई न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन होपफुली बार्सिलोना 31 ऑफ अगस्त से पहले-पहले उसको वाइंड अप कर लेगा। अभी भी फाइनेंशियल फेयर प्ले के कुछ इश्यूज़ हैं। मैं कुछ रिपोर्ट्स भी पढ़ रहा था कि बार्सिलोना को अभी भी कुछ अमाउंट नहीं मिली है जो कि जर्मन इन्वेस्टर्स से एक्सपेक्टेड थी, जिसकी वजह से भी प्लेयर्स के रजिस्ट्रेशन में इशू आ रहा है। और दूसरी चीज़ है भाई, लोंगले भी रजिस्टर हो चुके हैं, अलोंसो भी रजिस्टर हो चुके हैं। ये भी आपको एक न्यूज़ देनी थी। और लोंगले जो है वो आप जानते हैं कि बार्सिलोना का एक हेडेक बन चुके हैं। काफ़ी बड़ी सैलरी उनकी 18-20 मिलियन के करीब उनकी सैलरी बनती है और अब स्पर्स या सऊदी अरेबिया से अभी भी उनके पास ऑफर्स हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। और इतनी बड़ी सैलरी की वजह से जो है ना वो बार्सिलोना उनको ऑफलोड नहीं कर पा रहा। तो ये सारी सिचुएशन है इस वक्त बार्सिलोना की चल रही है। आई होप कि बार्सिलोना आज की गेम ज़रूर जीते, क्योंकि पेड्री भी नहीं होंगे और उसके बाद आरोहो भी नहीं होंगे, तो मैच ज़रा मुश्किल होने वाला है। लेकिन होप फॉर द बेस्ट। और आप भी मुझे प्रेडिक्शन ज़रूर बताइएगा और आप ये भी बताइएगा कि कैंसिलो क्या वाकई में बार्सिलोना आ सकेंगे, क्योंकि अब मैं जो हूँ थोड़ा सा कंफ्यूज होना शुरू हो चुका हूँ, क्योंकि जब तक ये डील फाइनलाइज नहीं होती तो मुझे तो भाई डर लग रहा है तो क्या होगा। तो खैर वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।